हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज न्यू टॉपिक है अपना भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति से तात्पर्य है कि जितने भी पेड़ पौधे, लताएं, महालताएं, झाड़ियाँ, वृक्ष, सभी की हम चर्चाएं करेंगे। इसमें सबसे पहले इनकी जो नीतियां हैं, जो अपने भारत में वन ह्रास हुए हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। प्राचीन काल में भारत में वनों की जो स्थिति थी वो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल थी। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में जो अपनी स्थिति थी, पर्यावरणीय वातावरण अपना था, उसमें वनस्पति उसके अकॉर्डिंग सही थी। लेकिन जो प्राचीन काल में जो शासक थे, भारतीय शासक हैं, वनों को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए उन्होंने। प्राचीन काल में जो भारतीय शासक थे, उन्होंने यहाँ पर इस वनस्पति को संरक्षित मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की, उनको साफ संभाल जो रखते हैं वनस्पति की, वो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया उसका। लेकिन जो मध्यकाल आया, वहाँ पर तेज़ी से राजस्व प्राप्त करने के लिए, मध्यकाल में तेज़ी से राजस्व को प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से कटाई कर डाली उन शासकों के द्वारा। प्राचीन काल में तो ठीक था, लेकिन जो मध्यकाल आया, उस मध्यकाल के अंदर यहाँ पे वनों की कटाई करना स्टार्ट कर दिया। आज़ादी से पहले, जब आज़ादी हुई भारत की, उससे पहले ब्रिटिश काल में, यहाँ पे जो ब्रिटिश का काल था, उस ब्रिटिश काल में भी वनों का काफ़ी दोहन हुआ और जारी ही रहा। सर्वाधिक जो वनह्रास हुए वो ब्रिटिश काल में ही हुए। सर्वाधिक जो वनह्रास हुए थे वो कब हुए थे? भारत में जो ब्रिटिशों का काल हुआ था, उस समय यहाँ भारत में वनों की अनेक प्रकार से यहाँ पे कटाई की गई। जिसमें अगर हम बात करें भारत के दक्षिणी भागों की, तो यहाँ पर युद्ध जब होते थे तो वहाँ पे वनों को काट करके आलू की खेती की जाती थी। ठीक है, तो हम बात करें अब वनस्पति के ह्रास की। जब ब्रिटिश काल में इन ह्रास हुआ, उनके कारण क्या रहे थे? इनके कारण में हम बात कर सकते हैं जो औद्योगिकरण है, उसके कारण भी कृषि है, कृषि से संबंधित कच्चे माल, औद्योगिकरण है, उसमें कृषि से संबंधित कच्चे माल के उत्पाद हेतु कृषि क्षेत्र निर्मित करने के लिए वन क्षेत्रों को काटा गया था। जो औद्योगिकरण स्थापित किया था ब्रिटिशों ने, उस समय यहाँ पर उद्योगों में जो कच्चा रॉ मटेरियल प्राप्त करना था उनको, वो कहाँ से होता था? वो कृषि के उत्पादों से होता था। कृषि करनी पड़ती थी, जिसके कारण कृषि करे कहाँ पर? वन ज़्यादा थे, तो उस समय वहाँ पर वनों को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती थी। पहला प्रमुख कारण माना जाता है यहाँ पे वनों का ह्रास का। ठीक है, दूसरा कारण मानते हैं ये, जो मुख्य ईंधन स्रोत में लकड़ी की आवश्यकता जब होती है, तो यहाँ पे वनों की कटाई की जाती है। घरों में जब ईंधन के रूप में ये लकड़ी काम में ली जाती थी, तो उसके रूप में भी यहाँ पे वनों की कटाई की गई। ये भी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। तीसरा कारण माने तो हम परिवहन के रूप में भी देखें। परिवहन तंत्र जो विकास के लिए वनों की कटाई की गई। परिवहन तंत्र जैसे ट्रेन की, रेलगाड़ी की रेल लाइन बिछाई जाती है, तो उसके बीच में लकड़ी के जो लगाए जाते हैं, वो लकड़ी वाले गुटके, वहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ता है? वनों को काटना पड़ता है। तो वहाँ पर उसके पेड़ से वहाँ पर वो गुटके बनाए जाते थे। आपने देखा होगा कि वहाँ पर रेल की लाइनों के बीच में पहले लकड़ी के गुटके लगते थे, अब तो वहाँ पे लोहे के लगने स्टार्ट हो गए, पहले लकड़ी के ही हुआ करते थे। या जो परिवहन है, उसके अंदर जैसे बसें वगैरह, बसें हैं, उन बसों की जो अंदर की छत होती है, एक तो ऊपर की होती है, एक अंदर की जो फर्श होता है उसका, वो भी लकड़ी का बनता था। ट्रेनों में भी जो सीटें हैं वो लकड़ी की बनाई जाती थी, तो उसके लिए वनों की कटाई की जाती थी। ये भी यहाँ का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगर और बात करें तो यहाँ पे भारत में जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनकी स्थापना के कारण भी वनों की कटाई की गई।
ठीक है। इमारती लकड़ी के लिए जो वन काटे गए थे वो भी यहाँ पे ह्रास का प्रमुख कारण माना जाता है। इमारती यानी भवनों के लिए, भवन बनाने के लिए लकड़ियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर वनों की कटाई का प्रमुख कारण ये भी माना जाता है। ठीक है, ये ब्रिटिशों के समय की बात है, यहाँ पर वनों का ह्रास के प्रमुख कारण माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख कारणों में क्या क्या माना, एक तो माना हमने यहाँ पर औद्योगिकरण के लिए। ठीक है, दूसरा प्रमुख कारण क्या माना, मुख्य ईंधन स्रोत के रूप में। यहाँ पे तीसरा कारण माना हमने परिवहन तंत्रों का विकास के लिए, और चौथा यहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए, और पांचवा औद्योगिक इकाइयाँ मतलब उनको जगह चाहिए, उद्योग स्थापित करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वहाँ के वनों को वहाँ पे साफ किया जाता था। तो ये भी प्रमुख कारण माना जाता है। और अगला जो कारण है यहाँ पे इमारती लकड़ियों का। ठीक है, ये तो यहाँ के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम भारत में किस प्रकार की वनस्पति है। भारत में वर्तमान में 2 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वर्तमान में 2 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 2 प्रकार कौन से हैं इसके, एक तो है यहाँ पे देशज वनस्पति। कौन सी वनस्पति है, देशज। एक है यहाँ पे विदेशज वनस्पति। एक कौन सी है, विदेशज। वर्तमान में भारत में 2 प्रकार की वनस्पति है, एक तो है यहाँ पे देशज और एक है यहाँ पे विदेशज। ठीक है, यहाँ पे देशज की बात करें तो पूरे भारत में देशज जो वनस्पति है वो 60% है। कितनी है, 60%। और विदेशज जो वनस्पति है वो कितनी है, 40%। कितनी है, 40% वनस्पति है वो विदेशज प्रकार के है, यानी बाहर की कंट्री से मंगाई हुई वनस्पति है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति हुई है, जो प्रारंभिक समय से ही वनस्पति मानी जाती है, उस वनस्पति को कहते हैं देशज प्रकार की वनस्पति। किस प्रकार की वनस्पति, देशज वनस्पति। ये 60% है भारत में। और क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे जो देशज वनस्पति है वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है या प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। ये वनस्पति या तो हिमालय क्षेत्र में है, हिमालय क्षेत्र में, या ये वनस्पति जैसे इस प्रकार की है वो कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार पर, पठारी क्षेत्र। ठीक है, इन दोनों में किस प्रकार की वनस्पति है, देशज प्रकार की वनस्पति है। अगर हम विदेशज की बात करें तो विदेशज के अंदर ये विदेशी प्रकार की वनस्पति बाहर से मंगाई हुई, यानी कि ये प्रोडक्ट तैयार की हुई वनस्पति होती है, यानी ज़्यादा उत्पादन या ज़्यादा वृक्षों का फैलाव करने के लिए बाहर से ये वृक्षों की प्रजातियों को मंगा करके यहाँ पर बोई जाती है, जिसके कारण यहाँ की वनस्पति में विस्तार हो सके। ठीक है, तो ये विदेशज प्रकार की जो वनस्पति है वो अपने भारत में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पे मरुस्थलीय प्रसार रोकने के लिए यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में इस वनस्पति का उपयोग किया गया है। यहाँ पे विदेशज प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। अगर और बात करें हम इसकी तो जो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है उस मैदान में भी गंगा यमुना का मैदान, इस मैदान में भी ये वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखना। विदेशज प्रकार की जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, और गंगा यमुना के मैदान में जो क्षेत्र है उनमें ये विदेशज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने अब की, कि अब वर्तमान में भारत में किस किस प्रकार की वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारतीय जो वन सर्वेक्षण है या वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आने वाली चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें, भारतीय, आप नोट कर लेना इन चीज़ों को, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसकी भारतीय वनस्पति विभाग की स्थापना कब हुई इसकी, फरवरी 1890 में। ठीक है, किसकी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय देखें, इसका मुख्यालय कहाँ है,
इसका मुख्यालय है कोलकाता, कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखोगे आप, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना फरवरी 1890 में, मुख्यालय इसका कोलकाता में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा विभाग है इसका, ये भारतीय वन। देखिए, वन तो आ जाता है संपूर्ण रूप, ठीक है। वनस्पति आती है, उसके अंदर जो वनस्पति के जो प्रकार हैं, किस किस प्रकार की वनस्पति है, उनमें आती है वनस्पति। वन होता है पूरा आवरण, पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारतीय जो वन सर्वेक्षण है उसकी स्थापना कब हुई? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना, ये जो वनस्पति है, वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, इसके 1 साल बाद, सॉरी इसके 101 साल बाद, यानी कि 1981 में, 91 साल बाद हो गई, 1981, इसके 91 साल बाद में। ठीक है, 1981 में किसकी स्थापना हुई? यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो है यहाँ पे देहरादून, देहरादून। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आप इनको नोट कर लोगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना फरवरी 1890 में और मुख्यालय इसका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1981 में और मुख्यालय इसका देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, ये बात हो गई इसके सर्वेक्षण विभाग की। भारतीय जो वनस्पति या वन सर्वेक्षण की है वो प्रति 2 वर्ष में, भारतीय जो वन सर्वेक्षण है वो प्रति 2 वर्ष में रिमोट सेंसिंग की माध्यम से, रिमोट सेंसिंग होता है कि बाहरी जो अपना आवरण है, ऑर्बिट है पृथ्वी का, उसमें कृत्रिम जो उपग्रह लगाए हुए हैं, उस कृत्रिम उपग्रह में वहाँ पर रिमोट सेंसिंग यानी कैमरे फिक्स किए गए हैं, जिसके माध्यम से ऊपर से यहाँ पे छाया चित्र लिया जाता है या फोटो ली जाती है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। उस फोटो के माध्यम से पूरी पृथ्वी पे ये देखा जाता है कि भारत के अलग है और औरों के अलग है। तो भारत का जो कृत्रिम उपग्रह ये देखता है कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति है, तो ऊपर से फोटो ले लेते हैं। तो ऊपर से फोटो लेने का मतलब हमें यह पता चल जाएगा कि इस जगह इस प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति है। ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही होता है। वो फ़ोटो लेता है और फ़ोटो वहाँ पे कैप्चर की जाती है और वहाँ से लैब में भेज दी जाती है। लैब में वहाँ पे उस फ़ोटो को तैयार करके पता किया जाता है किन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्रति 2 वर्ष में यहाँ पे वनों की स्थिति है, उस स्थिति की रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, यहाँ उसके रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो लैब बनाई हुई है वो लैब भारत में 4 है, उसके 4 उपकेंद्र हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? हम भारत की बात करें तो वो रिमोट जो सेंसिंग है उसके 4 केंद्र कहाँ कहाँ हैं? अगर ऊपर हम बात करें उत्तरी भारत की तो वहाँ पे शिमला, जो शिमला क्षेत्र है हिमाचल का, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके अंदर भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पे केंद्र बनाया हुआ है उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए। कौन सा केंद्र है यहाँ पे? शिमला। शिमला के बाद में हम बात करें पश्चिम में, यहाँ पे है नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, इधर की बात करें तो यहाँ पे है कोलकाता, और कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। और दक्षिण में बात करें तो बेंगलोर, बेंगलोर, और बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये जो 4 केंद्र हैं, शिमला है, नागपुर है यहाँ पर, और कोलकाता है और बेंगलोर है, इन केंद्रों में यहाँ पर इसके रिमोट सेंसिंग के केंद्र स्थापित किए गए हैं भारत के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें और तो बात करें राष्ट्रीय वन आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जो वन आयोग है, राष्ट्रीय वन आयोग है, उसका गठन किया गया वर्ष 2003 में। 2003 में इसका अध्यक्ष जो था,
इसका क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। जो आयोग गठन किया उस गठन का एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष का नाम है यहाँ पर BN कृपाल, BN कृपाल। क्या नाम है उसका, BN कृपाल। ठीक है, ये बात हो गई राष्ट्रीय आयोग के गठन की। अब बात करें हम तो राष्ट्रीय जो प्रदेश हैं, इसके वनस्पति के प्रदेश हैं, वो वनस्पतियों के प्रदेश कौन कौन से हैं और किस किस ने दिए, पहले तो ये देखते हैं। ये तो नॉर्मल बातें हो गई वनस्पति के संबंधित। जो सामान्य बात है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो डाटाज है वो कौन तो प्रस्तुत करता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से लेबों में जाते हैं, कहाँ पे, उत्तरी भारत के लिए शिमला प्रस्तुत करता है, पश्चिमी भारत के लिए नागपुर प्रस्तुत करता है, दक्षिण भारत के लिए बेंगलोर और पूर्वी भारत के लिए यहाँ पे कोलकाता। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे वनस्पति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पे बात करें हम वनस्पति के प्रदेशों की, भारत में वनस्पति प्रदेश, वनस्पति प्रदेश को प्रस्तुत करने में सबसे पहले हाथ जो है वो हुकर व थॉमसन का है। किसका है, हुकर व थॉमसन। यहाँ पर हुकर व थॉमसन, इसने 1855 में ही भारत में वनस्पति के प्रदेशों को विभाजित कर दिया था या वनस्पति के प्रदेशों को बता दिया था। ठीक है, दूसरा जो विद्वान है उस विद्वान का नाम है H.G. चैंपियन, H.G. चैंपियन। इस विद्वान ने यहाँ पे वनस्पति प्रदेशों को 1936 में विभाजित किया। कब किया, 1936 में। फिर एक विद्वान आया C. कार्ल्डर। कौन सा, C. कार्ल्डर। ये C. कार्ल्डर विद्वान है, इसने 1937 में यहाँ पे वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहले H.G. चैंपियन है वो 1936 में प्रस्तुत किया और बाद में कौन सा आया, C. कार्ल्डर आया 1937 में, इसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति के प्रदेश हैं H.G. चैंपियन ने यहाँ पर 116 वनस्पति के प्रदेश बताए। किसने, H.G. चैंपियन ने। 116 प्रदेशों में भारत में वनस्पति के प्रदेश चिन्हित किए। ठीक है, और C. कार्ल्डर है वो इस H.G. चैंपियन के जो प्रकार है उनको ही संशोधित किया, उनको ही क्या किया, संशोधित करके वनस्पति के प्रदेशों को बताया। ठीक है, उसके बाद में एक विद्वान और आया जो इन दोनों को ही आधार माना। ठीक है, कौन आया था वो आया D. चटर्जी, D. चटर्जी ने 1939 में वनस्पति के 8 प्रदेश बताए। कितने प्रदेश बताए, 8 प्रदेश बताए। ठीक है, 1939 में। किसको आधार माना इसने, H.G. चैंपियन के प्रकार प्रदेशों को या C. कार्ल्डर के, इन दोनों को आधार मान करके यहाँ पर प्रस्तुत किया किसने, D. चटर्जी ने 1939 में वनस्पति के प्रदेशों को। इनको ही आधार मानकर इनमें से ही निकाल कर इन्होंने वनस्पति के प्रदेशों को 8 भागों में बांटे इन्होंने। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, इसका ध्यान में रखना आप। यहाँ पे वनस्पति के प्रदेश हम बात करें तो वनस्पति के प्रदेशों में 8 प्रदेश हैं। और 8 प्रदेश कौन कौन से हैं, पहला प्रदेश की बात करें पश्चिमी हिमालय वनस्पति प्रदेश, वनस्पति प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय वनस्पति प्रदेश है। तीसरे हिमालय की बात करें असम वाला क्षेत्र है, असम वनस्पति प्रदेश है। और चौथा जो प्रदेश है इसका बांटा हुआ वो यहाँ पर है गंगा मैदान वनस्पति प्रदेश। अगला जो प्रदेश है वो है सिंधु
वनस्पति प्रदेश। छठा जो है वो है मालाबार वनस्पति प्रदेश। और सातवां है वो है प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन प्रदेश, दक्कन वनस्पति प्रदेश। और अगला जो प्रकार है वो द्वीपीय या अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार वनस्पति प्रदेश, वनस्पति प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो पश्चिमी हिमालय वाला, पूर्वी हिमालय वाला असम वनस्पति प्रदेश है, गंगा मैदान है, सिंधु वनस्पति है। इसको हम मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैप में बात करें तो भारत के इस भूमि में यहाँ पर देखिए, भारत के इस भाग में अगर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो ये जो भाग है पश्चिमी हिमालय वाला, यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय वाले प्रदेश है, ये पहला प्रदेश हो गया। यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, दूसरा जो प्रदेश है वो यहाँ पर ये प्रदेश हो गया। तीसरा असम वाला ये प्रदेश हो गया। ठीक है, चौथा जो है वो क्षेत्र है यहाँ पे गंगा वाला मैदान, तो इस गंगा वाले प्रदेश में जो वनस्पति है वो यहाँ पर हो गई। फिर सिंधु का जो मैदान है उस वनस्पति की बात यहाँ हो गई। फिर 6 नंबर पे हम मालाबार तटीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ की वनस्पति है वो यहाँ पर मालाबार प्रकार की हो गई। और फिर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात कर ली, और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है वो वनस्पति यहाँ पर द्वीपीय प्रकार की हो गई। संपूर्ण भारत में वनस्पतियाँ आ गई। संपूर्ण भारत के वनस्पति प्रदेशों को 8 भागों में बांटा। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम हिमालय, गंगा का मैदान हिमालय वनस्पति प्रदेश हो गया। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इस भाग में सिंधु जो वनस्पति प्रदेश है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र की वनस्पति प्रदेश है, यहाँ पे मालाबार वनस्पति प्रदेश है, और यहाँ पर द्वीपीय अंडमान निकोबार द्वीपीय प्रकार की वनस्पति प्रदेश है जिसमें ये भी आता है। ठीक है, इसमें भी 8वें नंबर की प्रकार की वनस्पति है। तो इन 8 प्रदेशों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करें पश्चिमी हिमालय की वनस्पति प्रदेशों की। पश्चिमी जो हिमालय है वहाँ वो क्षेत्र जो पूर्वी की अपेक्षा, जो पूर्वी हिमालय है उसकी अपेक्षा शुष्क वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर शुष्क वनस्पति क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शुष्क वनस्पति इसलिए है कि यहाँ पे वर्षा होती रहती है, इन क्षेत्रों में इतनी वर्षा नहीं हो पाती। यहाँ पे शुष्कता है, यहाँ पे आर्द्रता है, तो इन दोनों में यहाँ पे फर्क है। तो यहाँ पे शुष्क प्रकार की विभिन्न प्रकार की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, यहाँ पे आर्द्र प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 3 क्षेत्र आते हैं भारत के। दूसरे में कौन से आते हैं? पूर्वी हिमालय में एक तो आता है यहाँ पे सिक्किम। कौन सा क्षेत्र आता है? सिक्किम आता है। एक इसमें आता है दार्जिलिंग, और एक आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में पूर्वी हिमालय की वनस्पति है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल का है, सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। इनमें पूर्वी हिमालय की वनस्पति है। ठीक है, अगर हम असम वनस्पति प्रदेश की बात करें तो ये असम वाला वनस्पति प्रदेश जो पूर्वोत्तर के जो शेष राज्य हैं उनमें है, जिसके अंदर हम असम की भी बात कर सकते हैं, जिसमें हम मेघालय की भी बात कर सकते हैं, जिसमें त्रिपुरा की बात कर सकते हैं, यहाँ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बात कर सकते हैं। तो इन राज्यों में यहाँ असम प्रकार की वनस्पति के प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असम वनस्पति जो बांस टाइप वनस्पति है, असम में बांस टाइप वनस्पति ज़्यादा होती है जो शेष राज्यों में यहाँ पर है।
ठीक है। फिर हम बात करें गंगा के मैदान की वनस्पति प्रदेशों की, तो गंगा का जो मैदानी भाग है, जिसमें आप यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटते हैं, एक तो ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा और एक निचली गंगा। इस वनस्पति प्रदेशों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जहाँ पर 3 प्रकार की वनस्पति प्रदेश है। यहाँ पर शुष्क वनस्पति है, कहाँ पर, ऊपरी गंगा में। जो मध्य गंगा वहाँ पे उपाद्र प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। और जो निम्न गंगा का मैदान वहाँ पे आर्द्र प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। यहाँ जो गंगा का मैदानी भाग है, इसमें 3 प्रकार की वनस्पति प्रदेश है। एक तो यहाँ ऊपरी भाग में शुष्क वनस्पति के क्षेत्र हैं, शुष्क वनस्पति है जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे उपाद्र प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पर आर्द्र प्रकार के क्षेत्रों वाली वनस्पति है। तो इन क्षेत्रों में 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ इस प्रकार की वनस्पतियों का पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, जो मानसून की जो हवाएं आती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा करेगी, यहाँ पे कम करेगी, यहाँ पे और कम करेगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा जा रही है वो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होती है। वो 100 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर निर्धारित करता है चावल प्रधान गेहूं कृषि को, चावल को और गेहूं को। यानी चावल कहाँ होगा, 100 से ज़्यादा वाली जो वर्षा होगी उन क्षेत्रों में होगा। 100 से कम क्षेत्र हैं, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उनमें गेहूँ प्रकार की वनस्पति या वन पाई जाएंगी। तो यहाँ पर इस कृषि को भी विभाजित करता है और यहाँ की वनस्पति को भी यहाँ पे प्रभावित करती है। कौन, मानसूनी हवाएं। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर मानसूनी हवाएं इन कृषि जो वनस्पति के प्रदेश हैं उनको विभाजित करती है गंगा के मैदान में, ठीक है। अगली बात करें हम सिंधु के क्षेत्रों की। सिंधु जो वनस्पति है, सिंधु वनस्पति यहाँ पे पंजाब में है, हरियाणा में है और राजस्थान में है। इन 3 क्षेत्रों में यहाँ सिंधु के जो वनस्पति प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे हम बात करें, यहाँ पे जो क्षेत्र है मालाबार वाला, ये मालाबार वाला कहाँ पर है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे आपको लिख के बता दें कि पश्चिमी घाट के, इसको ध्यान में रखना, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से पश्चिमी तट तक का भाग जो है उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मालाबार प्रकार की वनस्पति, जहाँ पे सदाहरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उन क्षेत्रों में यहाँ पे मालाबार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा जो वनों का ह्रास हुआ था वो यहीं पे हुआ था, यहाँ पे मालाबार तट वाले क्षेत्रों में ही हुआ था, जिसको अब हॉट स्पॉट में यहाँ पे जो संरक्षित किया गया है, हॉट स्पॉट में चिन्हित कर लिया गया है इस क्षेत्र को, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल से पश्चिमी जो तट है, मगन तट है यहाँ के, उन क्षेत्रों तक जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति मालाबार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ये बात हो गई मालाबार की। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो वनस्पति है वो वहाँ पर सवाना टाइप वनस्पति है, ठीक है। यहाँ पर अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। जो क्षेत्र है यहाँ पे जलवायु में हमने चर्चाएं की है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ जो कर्नाटक का वृष्टि छाया वाला प्रदेश है उनमें उस प्रायद्वीपीय प्रकार की अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ शीतकालीन जो वर्षा होती है वहाँ पे एस टाइप वनस्पति है कोपेन के अनुसार यहाँ पे, तो उस प्रकार की वनस्पति भी यहाँ पे पाई जाती है। वो जो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे हम बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, झारखंड का कुछ भाग आता है, यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये जो क्षेत्र आते हैं, तमिलनाडु का भाग भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार की वनस्पति, ये प्रायद्वीपीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करें हम 8वें नंबर पे द्वीपीय प्रकार की वनस्पति, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप जो समूह है, लक्षद्वीप में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे शीतकालीन वर्षा भी प्राप्त होती है और ग्रीष्मकालीन भी प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं ये द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन होंगे और जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे छोटी पत्ती वाले वृक्ष होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा 5 प्रकार कहाँ पाए जाएंगे वृक्षों की, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में 5 प्रकार पाए जाते हैं वनस्पति की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।